अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है, जिसकी कॉजेज़ और ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर आएगा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि नाक का रास्ता बंद हो रहा होगा, नाक का नोस्ट्रिल बंद हो रहा होगा। ये भी दो तरह का हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाईलेटरल भी हो सकता है, यानी कि एक साइड बंद हो सकती है नाक की, या दोनों की दोनों साइडें बंद हो सकती है नाक की। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक सी टाइप डिफॉर्मिटी थी, ठीक है। ये अगर मिसाल के तौर पर हमारी सी टाइप डिफॉर्मिटी आ गई है तो उसके अंदर सिर्फ एक साइड नोज़ की बंद हो रही थी। और अगर हम ऐसे ही कहें, जो एस टाइप डिफॉर्मिटी हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमारे दोनों नोस्ट्रिल बंद हो रहे थे, ऐसे ऐसे बन रहा था ना, ठीक है, ऐसे बन रहा था ऐसे। तो दोनों साइडों की जो नोस्ट्रिल थे वो बंद हो रहे थे उसके अंदर। तो ऐसे ही हो सकता है, यूनिलेटरल भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, एक साइड भी बंद हो सकती है और दोनों की दोनों साइडें भी बंद हो सकती हैं। उसके बाद देख लेते हैं साइड्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या हो सकती हैं। ये भी सिंपल है, हमने पढ़ी हुई है, मैंने आपको जब एनाटॉमी पढ़ाई थी, तो अगर आपको वो सारी की सारी याद है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा वेस्टिब्यूल वाला रीजन, जो ग्रीनिश रीजन था, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी तो हम कहेंगे कि वेस्टिब्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। और उसके अलावा इसके लिए हम दो नाम और भी यूज़ करते हैं। हम कह रहे होते हैं कि इसको कोडल सेप्टल डिसलोकेशन, यानी कि आपने सेप्टल जो पढ़ा है ना, सेप्टल कार्टिलेज, उसके दो पार्ट, ये हमारा सेप्टल कार्टिलेज आ गया, ठीक है, सारा का सारा। तो उसके दो पार्ट बन रहे होंगे, एक क्रेनियल बन रहा होगा, ठीक है, एक कोडल बन रहा होगा। कोडल यानी कि पाँव वाली साइड, क्रेनियल यानी कि सर वाली साइड, ठीक है। तो जो कोडल टाइप मतलब कि कोडल के करीब बन रहा है ना, ये हमारा कोडल कार्टिलेज है, इसके करीब बन रहा है, जिसको हम कह रहे होंगे कोडल सेप्टल डिसलोकेशन, वेस्टिबुलर टाइप, या फिर स्टीनोसिस भी कह रहे होंगे। आपको पता है हमारे नोस्ट्रिल के करीब है, तो जब नोस्ट्रिल बंद हो रहा होगा, बैठ से हमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन सी नज़र आ रही होगी, बाहरी ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी, तो उसको हम स्टीनोसिस भी कह रहे होते हैं। दूसरा हमारा आ जाएगा नेजल वाल्व। आप लोगों को नेजल वाल्व मैंने पढ़ाए थे, दो तरह के वाल्व थे हमारे। एक हमारा बाल वाल्व था, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वाल्व है। एक हमारा इंटरनल वाल्व था, अंदर वाल्व बन रहा था, ठीक है। जो इंटरनल वाल्व था उसकी जो लेटरल वाल्व बन रही थी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अपर लेटरल कार्टिलेज होता है उसका लोअर पोर्शन बना रहा था वो वाल्व, जिसको हम लाइमन निजाई कह रहे थे, आप लोगों को याद होगा, अंदर छोटा सा पोर्शन बन रहा था। तो इंटरनल वाल्व का अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखी जाएगी, इसको हम कहेंगे नेजल वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर इसको हम पोस्ट रीनोप्लास्टी भी कह रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हमारा थर्ड टाइप आ सकती है एटिक टाइप, यानी कि अगर ऊपर वाले पोर्शन बने, अगर हमारा नोज है, इसका ऊपर वाले पोर्शन में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, इसको हम एटिक टाइप कह रहे हैं। जैसे आप लोगों ने ईयर में पढ़ा था, ईयर में हम तीन पोर्शन डिवाइड कर रहे थे, एटिक पोर्शन ऊपर वाले को कह रहे थे, ठीक है, फिर हमारा हाइपोटिम्पैनम आ रहा था, फिर नीचे मेसोटिम्पैनम आ रहा था। ऐसे ही भी जो नोज का ऊपर वाला पोर्शन होगा ना, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो उसको हम कहेंगे एटिक टाइप है। उसके बाद फिर हमारी टाइप आ जाएगी टर्बिनल टाइप, यानी कि जो हमारे टर्बिनेट्स हैं नोज के, आपको टर्बिनेट्स पढ़े हुए कोंका जिसको हम कह रहे थे, अगर उनकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसको हम कहेंगे टर्बिनल टाइप है। जैसे आपको पता है कोई हाइपरट्रोफिक टर्बिनेट्स हो जाएं, मतलब कि नाक का सुराख बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे होता है सी टाइप डिफॉर्मिटी के अंदर, तो जब वो ज़्यादा सांस लेते हैं तो उनके जो टर्बिनेट्स होते हैं हाइपरट्रोफिक हो जाते हैं, मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके अलावा एक कोंकाबिलोसा कंडीशन हो सकती है, और बहुत ज़्यादा बड़े कोंके हो जाए या टर्बिनेट्स हो जाए, उनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उनको हम कहेंगे टर्बिनल टाइप है। उसके अलावा फिर लास्ट टाइप आ जाएगी हमारी क्वानल। कॉर्नल आपको एरिया पढ़ाया था हमारा, जो नोज का ये वाला एरिया था जहाँ से हमारी ओपनिंग हो रही थी बिल्कुल पीछे सांस की नाली के अंदर, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्नल पार्ट है हमारे नोज का। तो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसको हम कहेंगे कॉर्नल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। कॉर्नल एट्रेजिया भी हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा सुराख बंद हो सकता है। जो हमारा पीछे कोना होता है ना, दो इस तरह होते हैं कोने, ठीक है। तो अगर एक बंद हो रहा होगा तो उसको हम कहेंगे यूनिलेटरल है, अगर दोनों बंद हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे बाईलेटरल है। तो मोस्टली देखा गया कि अगर यूनिलेटरल हो ना तो उसको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अक्सर होता है ना, जो हम रीनोस्कोपी कर रहे थे, यानी कि नोज़ का रास्ता अंदर तक देख रहे थे, वो हम एंटीरियरली देख लेते हैं, यहाँ तक इतना देखते होते हैं। अगर तो रीनोस्कोपी करनी है तो वो आपने पोस्टीरियर रीनोस्कोपी भी करनी है, यहाँ तक प्रॉपर रीनोस्कोपी करनी है, या फिर एंडोस्कोपी कर लो, प्रॉपर एंड तक देखो कि यहाँ कॉर्नल रीजन में तो कोई एट्रीजिया वगैरह तो नहीं है। अगर वो एक साइड का होगा तो हमें डायग्नोस नहीं होगा, क्योंकि एक साइड से तो सांस आ रहा होगा, तो हम कहेंगे आगे तक तो कोई इशू है नहीं था, इंटीरियर रीजन में कोई इशू है ही नहीं है। अगर वो पोस्टीरियर रीजन में इशू होगा तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो इस वजह से जब भी रेटिनोस्कोपी करनी है तो प्रॉपरली एंड तक करनी है। उसके बाद हमारा एक कोटल टेस्ट आ जाएगा, जो कि हम ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कर रहे होते हैं। पेशेंट को बोलते हैं जिस साइड पे मसला है ना, मिसाल के तौर पे अगर उसका इस साइड पे मसला था, यहाँ पे हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, तो उसको बोलते हैं अपनी ना, यहाँ पे चीक्स पे हाथ रखो, यहाँ पे इस तरह वो हाथ रखता है और स्किन को खींचता है अपनी। जब वो स्किन को खींचेगा, आपको पता है ये लेटल वाल है नोज़ की, ये मूव करेगी। लेटल वाल जब अपनी ऑब्स्ट्रक्शन से ज़्यादा दूर जाएगी, ज़्यादा दूर जाएगी, तो उसका सांस आना ठीक हो जाएगा। हम देखेंगे अगर उसको सांस आता है तो हम कहेंगे टेस्ट पॉजिटिव है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, जब हमने स्किन खींची है, लेटर वाल दूर गई है, तो पेशेंट को सांस आना ठीक हो गया है। तो ये टेस्ट होता है कोटल टेस्ट, जो कि हम नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन सिम्टम है या आप कह लो क्लिनिकल फीचर है, वो हेडेक आ रहा होगा।
जो डेविएटेड नेजल सेप्टम के पेशेंट होंगे। हेडेक क्यों आ रहा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। मिसाल के तौर पे अगर किसी का नेजल स्पर बन रहा है, ठीक है, इसको हम डेविएटेड नेजल स्पर कह रहे थे, ठीक है। ये स्पर बनाई जाके लग रहा है हमारी लेटल वाल के ऊपर। लेटल वाल के ऊपर अब हमारे पाए जाते हैं कोंका, जिसके यहाँ पे इसको हम टर्बिनेट्स कह रहे होते हैं। ये टर्बिनेट्स आ गए हैं, उनके नीचे स्पेसिस पाई जा रही है, कहते हैं मेटिसेस हैं, ठीक है। मेटिसेस के अंदर आगे ओपनिंग हो रही थी हमारी पीछे से साइनसिस की, मिसाल साइनस है, साइनस की ओपनिंग हो रही मेटिस के अंदर आगे, ठीक है। अब ये ऊपर हमारा आ गया टर्बिनेट। टर्बिनेट के ऊपर अगर हमारा स्पर लगेगा, स्पर प्रेशर डालेगा, टर्बिनेट बंद होगा, टर्बिनेट बंद होना है, नीचे उसने अपना मीटस भी बंद कर देना है। मीटस के अंदर किसकी ओपनिंग हो रही थी, साइनस की ओपनिंग हो रही थी। अब साइनस की ओपनिंग रही नहीं, साइनस बंद हो चुका हुआ है, साइनस की एरेशन नहीं होगी, साइनस का म्यूकस बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। साइनस के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, साइनसाइटिस हो जाएगा, साइनस की कंजेशन हो जाएगी। उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक हो रहा होगा, सामने माथे वाली साइड पे दर्द हो रही होगी, ठीक है, और साथ में आंखों के पीछे दर्द हो रही होगी। उसके अलावा एक थ्योरी और है कि हेडेक हो रहा होता है प्रेशर हेडेक की वजह से। प्रेशर हेडेक ये होता है कि जब हमारे मसल्स थक जाते हैं ना, गर्दन के मसल्स, फेस के मसल थक जाते हैं, आपको पता है दोनों साइडों की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो पेशेंट अगर मुंह से सांस लेगा तो आपको पता है एकदम फिर थक भी तो जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल तो होता है हमारा नोस्ट्रिल से सांस लेना, अगर वो मुंह से बार बार सांस ले रहा है तो उसके मसल्स थक जाते हैं, उसकी वजह से भी उसके हेडेक होना शुरू हो जाती है। उसके बाद साइनसाइटिस आ जाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जब हमारे मतलब ये जो मेडिसिन बंद होंगे तो पीछे जो हमारा ओस्टी है, यानी कि हमारे साइनस का ओस्टी है, साइनस की ओपनिंग है, ओस्टियम है साइनस का, वो भी बंद हो जाएगा। तो साइनस के जो म्यूकस वगैरह वो बाहर नहीं आ पाएगा, साइनस की एरेशन नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से साइनस के इन्फेक्शन हो गए, साइनसाइटिस हो जाएगा। उसके बाद हमारी एपिस्टेसिस आ जाएगी। एपिस्टेसिस मैंने आपको बताया था, जो हमारा कार्टिलेज है, ये हमारा अगर स्पर फॉर्मेशन ही हुई मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब स्पर बना है, यहाँ पे कोना बना है, कोने में काफ़ी ज़रा प्रेशर आया होगा ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो ब्लड वेसल्स यहाँ से फटेंगी और अच्छी खासी नाक से ब्लीडिंग हो रही होगी, एपिस्टेसिस हो रहा होगा। दूसरा कॉज एपिस्टेसिस का ये हो सकता है, मिसाल के तौर पे अब ना सी शेप डिफॉर्मिटी हुई है ये वाली, ठीक है, सी शेप डिफॉर्मिटी हुई है, यहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आ रहा है। आपको पता है ना, जो हमारा नेजल सेप्टम होता है उसके ऊपर मिकोजा भी पाया जाता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आ रहा होगा मिकोजा के ऊपर, मिकोजा बहुत ज़्यादा तंग हुआ हुआ, टाइट हुआ हुआ इस टाइम, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट है। अब यहाँ से जो हवा गुजर भी रही होगी ना, वो हमारे मिकोजा को सुखा देगी, क्योंकि मिकोजा अब तो वैसा रहा नहीं है ना, वो एक टाइट सी मतलब फॉर्मिटी में चला गया हुआ है। अब बहुत ज़्यादा मतलब अगर हवा वहाँ से गुजरती है तो हमारा मिकोजा सूख जाएगा, सूख के क्रस्ट बना लेगा, पापड़ी सी बन जाएगी। अगर पेशेंट खुद ब खुद इस पापड़ी को पकड़ के रिमूव करेगा तो अंदर से अच्छी खासी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, खून यहाँ से बाहर आ रहा होगा, स्पर की फॉर्मेशन में यहाँ से आ रहा होगा। अगर सी टाइप डिफॉर्मिटी है, सी टाइप डीएनएस है जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका उस साइड से आ रहा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइटन हुआ हुआ है उसका म्यूकोजा, वहाँ से हवा बज के उसका म्यूकोजा सूख चुका हुआ, पापड़ी बन चुकी है। अगर पेशेंट ने रिमूव किया तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है। उसके बाद एनोस्मी है, यानी कि पेशेंट को स्मेल नहीं आ रही होगी। स्मेल क्यों नहीं आएगी, अगर हमारा ऊपर वाला पोर्शन इन्वॉल्व हो गया, ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे हमारा अगर ऑब्स्ट्रक्शन बनी है तो आपको पता है ऊपर वाले पोर्शन के अंदर ही हमारी जो ओल्फैक्टरी नर्व है वो पाई जाती है। इसको हम कह रहे थे कि हमारा रीजन है ओल्फैक्टरी रीजन है, ये मैंने आपको नोट भी पढ़ाई थी, ठीक है। ये हमारा ओल्फैक्टरी रीजन होता था ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला हमारा ओल्फैक्टरी रीजन था। तो यहाँ अगर हवा नहीं जा पाएगी तो पेशेंट को एनोस्मी हो जाएगा, उसको मतलब कि स्मेल नहीं आ रही होगी। उसके बाद एक्सटर्नल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। आपको पता है जो हमारा सारा का सारा कार्टिलेज है या बोन है वो हमारे डोर्सम को मेंटेन कर रहा है नोज़ के, तो नोज़ भी ऊपर से सी शेप प्रेजेंट कर सकता है, एस शेप प्रेजेंट कर सकता है। और जो हमारा क्लोमेला यानी कि हमारा नोज़ है ना, उसके सेंटर में जो क्लोमेला पाया जाता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, नेजल टिप भी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद हमारे मिडल ईयर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। मिडल ईयर इन्फेक्शन क्यों हो रहे होंगे, आपको पता है जो हमारी स्टेशन ट्यूब थी मिडल एरिया में पाई जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टेशन ट्यूब आके हमारे पीछे नाक में ओपन हो रही होती है, ठीक है। अगर नाक में ओपन हो रही थी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, अब उसकी एयरेशन नहीं हो पाएगी। तो अगर एयरेशन नहीं हो पाएगी तो स्टेशन ट्यूब हमारे जो मिडल ईयर उसको एरेट नहीं करेगी, वहाँ से हमारी जो म्यूकस सिक्रीशन है उसको बाहर लेके आ रही होती है, तो दोनों काम नहीं करेगी, उसकी वजह से हमारे मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपने निमोनिक याद करनी है, ये सारे के सारे जो हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं तो आप इजीली याद कर सकते हो शेम ऑन ENT से, ठीक है। S स्टैंड फॉर साइनसाइटिस, ठीक है, H स्टैंड फॉर हेडेक, A स्टैंड फॉर एनोस्मिया, ठीक है, M स्टैंड फॉर मिडल ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, और E स्टैंड फॉर एपिस्टेसिस, ठीक है। उसके बाद O से आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और एंड पे रह गया हमारा एक E रह गया, वो होगा एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, ठीक है। ये हमारी निमोनिक कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है। अगर किसी पेशेंट की बिल्कुल माइनर सी डेविएशन हुई है ना, मतलब नेजल डेविएशन है, उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, तो आपने कभी भी उसके ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना, कभी भी सर्जरी की तरफ नहीं जाना। अगर हाँ उसका बहुत ज़्यादा सेप्टल डेविएशन हुई है, उसकी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, मैकेनिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, देखने में नज़र आ रहा है कि उसको सांस नहीं आ पा रहा, तो तब हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। सर्जरी में सबसे पहले हमारी आ जाएगी सब म्यूकस रिसेक्शन सर्जरी, ठीक है, इसको सब म्यूकस ऑपरेशन भी कह रहे होते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले ना आप लोग एनाटॉमी समझ लो हमारे कार्टिलेज की, नोज़ की और साथ में बोन की, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा येलो वाला कार्टिलेज आ गया, उसके ऊपर जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, आपको पता है पेरिकोन्डियम जिसको हम कह रहे होते हैं, उसके ऊपर हमारी म्यूकस लाइनिंग आ जाएगी। ये हमारा कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हो गया।
उसके बाद चलते हैं हम बोन के स्ट्रक्चर की तरफ। बोन या ये वाइट वाली बोन आ गई, बोन के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, इसको हम पेरिओस्टियम कह रहे होते हैं, और उसके ऊपर हमारा जो सब म्यूकोजल लेयर आ जाएगी रेडिश वाली। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर हो गए हुए हैं। अब जो SMR है इसको हम सब म्यूकस रिसेक्शन सर्जरी कह रहे हैं। ये थोड़ी ना डिस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, क्योंकि आगे मैं आपको एक सेप्टोप्लास्टी भी पढ़ाऊंगा, वो इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, वो कंजर्वेटिव होती है। अब SMR में हम ये कर रहे होते हैं कि हमने सबसे पहले ना जो ऊपर फ्लैप पाया जा रहा है, मतलब जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसको हम कुल मिला के कहते हैं म्यूको पेरिकोंडियल लेयर या फिर म्यूको पेरियोस्टियल लेयर। ठीक है, इनको हम काटेंगे। ठीक है, इनके अंदर हमने काट देना है, काट दे के ये दोनों फ्लैप ऊपर की तरफ रिमूव कर लेना है, ये ऊपर रिमूव कर लेना है, इसको नीचे की तरफ रिमूव कर लेना है। ठीक है, अब हमें नीचे आ गया कार्टिलेज नज़र। कार्टिलेज हमारा हुआ है टेढ़ा। अब कार्टिलेज को हमने काटना है। ठीक है, सेंटर में से पोर्शन उसका काटना है, कुछ इतना सा पोर्शन मिसाल के तौर पर हम काट लेते हैं। ठीक है, काट के बाकी जिसका पोर्शन बचेगा इतना, ठीक है, और ये वाला इसको हमने बिल्कुल सीधा करना है। ठीक है, सामने स्ट्रेट लाना है, स्ट्रेट ला के इनके अंदर सेंटर में सुचरिंग कर देनी है। सुचरिंग करके हमने जो नेजल सेप्टम है उसको बिल्कुल सीधा कर दिया हुआ है। अब जो हमने फ्लैप्स रिमूव किए थे, कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकोजा रिमूव किया था, उनको दोबारा अपनी जगह पे लाना है। ठीक है, दोबारा अपनी जगह पे ला के सुचरिंग कर देनी है। ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट कंप्लीट। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमारा मतलब बोन वाली साइड होगी तो बोन के अंदर भी हम दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस मेम्ब्रेन को सेंटर में से काट के ऊपर की तरफ मूव करेंगे, इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे, सेंटर में से बोन काटेंगे। ठीक है, दोबारा से जो हमारे फ्लैप्स हैं वापस लगा के तो हमारा SMR कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सर्जरी की तरफ चलते हैं, सेप्टोप्लास्टी की तरफ। ठीक है, सेप्टोप्लास्टी भी बिल्कुल सेम ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर हम कंजर्वेटिव अप्रोच कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या फ़र्क होता है कि हमने जब ना सबसे पहले जो फ्लैप रिमूव कर रहे हैं ना, उसको भी हम ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश नहीं करते। फ्लैप रिमूव भी हम एक साइड से करते हैं। जो ऊपर हम SMR पढ़ा है ना, SMR के ऊपर हम ना दोनों साइडों से मतलब रिमूव कर रहे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को दोनों साइडों से रिमूव कर रहे होते हैं, और जो हमारी म्यूकस लेयर है दोनों साइडों से रिमूव कर रहे होते हैं। अगर हमारा कार्टिलेज है ना, ठीक है, उसके दोनों साइडों पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा ऐसे। ठीक है, दोनों साइडों पे म्यूकस लेयर भी होगी, तो दोनों साइडों पे हम रिमूव कर रहे होंगे, फिर पूरी की पूरी सर्जरी परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा सेप्टोप्लास्टी है ये कंजर्वेटिव प्रोसेस है। जो SMR है ना, ये हम करते ही अडल्ट्स के अंदर है। जो हमारा सेप्टोप्लास्टी है वो हम बच्चों में भी परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली जो 17 साल से ज़्यादा के होते हैं ना, उनके अंदर हम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अब जो नोज़ की बोन की डेवलपमेंट है ना, वो रुक गई होती है, वो नहीं हो रही होती। तो हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर बोन की डेवलपमेंट को हम रोक देंगे, बोन काट देंगे, कार्टिलेज काट देंगे, तो मसले मसाइल आ सकते हैं। तो नॉर्मली हम प्रेफर यही करते हैं। लेकिन अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आ रही, सांस नहीं ले पा रहे, तो फिर भी हम सेप्टोप्लास्टी ही उनके अंदर कर रहे होते हैं। तो SMR के यही डिसएडवांटेजेस हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन है। अब जो सेप्टोप्लास्टी है, सेप्टोप्लास्टी के अंदर सिर्फ हमने काट देना है। ठीक है, काट दी है, दोनों फ्लैप्स को थोड़ा सा रिमूव करना है। बीच में से जो बहुत ज़्यादा पोर्शन मुड़ा हो, मिसाल के तौर पर C शेप डिफॉर्मिटी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ था सेंटर में से पोर्शन, इतना सा पोर्शन रिमूव करना है। ठीक है, जो बाकी पोर्शन है ना, उसको हमने खुद सीधा करने की कोशिश करनी है। इसके अंदर ना हम प्लास्टिक प्लेट्स डालते होते हैं। प्लास्टिक प्लेट्स डाल के, जैसे टांगों की हड्डियों वगैरह के साइडों पे नहीं डाल देते कि हम हड्डियाँ सीधी हो जाएँ, तो इसी तरह हम कार्टिलेज के साइडों पे भी डाल देते हैं प्लास्टिक प्लेट्स, बोन की साइडों पे भी प्लास्टिक प्लेट्स डाल देते हैं, कि जो हमारे पास मटेरियल है उसी को ही हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं करते। जो हमारा SMR उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कटिंग वटिंग कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर हम कंजर्वेटिव ही अप्रोच रखते हैं अपनी। दैट्स ऑल फॉर द क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ DNS। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं सेप्टल हेमाटोमा।